हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं अभी आपको ईवीएस पेडागोजी पढ़ा रही हूँ और ये आज ईवीएस की लास्ट क्लास होगी जिसमें टोटल पेडागोजी के कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, पहले मैंने 2 क्वेश्चंस लिया है, जो पिछला मैंने आपको नोट दिया था उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और आप पिछला जो भी चीज़ें हैं उसको रिवाइज करते रहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। ठीक है, और फिर आज कुछ नोट, ये जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगी और उसके बाद फिर हम 2-4 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश के द्वारा संबोधित करती है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि क्लास फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, ईवीएस की कोई किताब नहीं होती, कोई बुक नहीं होती, उसको भाषा और गणित के माध्यम से जोड़ करके बच्चों को ईवीएस की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में क्या होता है कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विषय, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, इन तीनों को एकीकृत अधिगम, मैंने कल आपको बताया था कि एकीकृत अधिगम का मतलब है इन तीनों को एक साथ जोड़ करके शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, आपका एकीकृत अधिगम। ठीक है, बात कर रहा है, क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषय यानी कौन कौन से और विषयों के साथ प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दों को के द्वारा संबोधित करती है। किन मुद्दों को संबोधित करती है, यानी पर्यावरणीय मुद्दों को किन किन अंतःविषयों के द्वारा संबोधित करती है। पहला कह रहा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। दूसरा कह रहा है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। ठीक है, देखिए यहाँ तो आ रहा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा आ रही है। ठीक, फिर कह रहा है विज्ञान एवं गणित के विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। ठीक, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, ये ध्यान में रखे रहिएगा। क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों क्लासेस में इन तीनों को इंटीग्रेटेड लर्निंग जिसे हम कहते हैं ना, यानी एकीकृत अधिगम, तीनों को एक साथ जोड़ करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, यानी यहाँ पे तीनों आ गया आपका साइंस, एसएसटी और आपका एनवायरमेंटल साइंस। ठीक, तो जहाँ पे ये तीनों का प्रयोग हो आप उसी आंसर को सही मानिएगा, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कहीं नहीं तो नहीं लिखा है ना। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, नोट्स आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए थे उसी पे आधारित ये भी प्रश्न है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में से अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। ठीक है, यानी जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनके पास अनेक कंटेंट्स होते हैं, जैसे क्या कह रहा है, सजीव निर्जीव, लिविंग नॉन लिविंग, जलचक्र, वाटर साइकिल, पौधे यानी प्लांट आदि इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, यानी बच्चों को इन चीज़ों के बारे में, यानी वाटर साइकिल, प्लांट और आपका लिविंग नॉन लिविंग के बारे में कहाँ कहाँ से जानकारी मिल सकती है, कौन कौन से वो सोर्स हो सकते हैं जिनसे बच्चे ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है परिवार एवं समुदाय। भाई जाहिर सी बात है, बच्चे परिवार में रह करके जान सकते हैं कि पानी के क्या फ़ायदे हैं, पानी से क्या नुकसान है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ फसलें कट रही हैं। ठीक है, बाढ़ की स्थिति आ गई तो वहाँ के लिए वो बारिश ख़राब है, और हमारे देखने में बारिश अच्छी है कि मुझे बारिश अच्छी लग रही है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब बच्चे कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, भाई परिवार और समुदाय से कलेक्ट करेंगे, ये भी सही है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक या अन्य पुस्तकें, बुक्स भी एक अच्छा रिसोर्स है। ठीक है, बुक से भी बच्चे वाटर साइकिल को देख सकते हैं कि कैसे कैसे पानी वापस आता है, रिसाइकिल होता है, और प्लांट के क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बुक से भी ये नॉलेज मिल सकता है। तीसरा कह रहा है टीचर, भाई टीचर ही तो बुक को एक्सप्लेन करेगा, है ना, किताबें अपने आप तो बताएंगी नहीं बच्चे को, तो शिक्षक भी एक अच्छा माध्यम है। चौथा कह रहा है कहानी एवं कविताएं। ठीक, चौथा भी ऑप्शन ठीक ही है, क्योंकि क्या कह रहा है कि कहानी और कविताओं के माध्यम से आप बच्चों को रिलेट करके, वाटर साइकिल को, प्लांट को, लिविंग नॉन लिविंग को आप रिलेट करके बच्चों को स्टोरी के माध्यम से सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब ये चारों ऑप्शन सही है। तो इसमें कह रहा है पहला और चौथा नहीं, केवल
पहला नहीं, पहला और दूसरा ये भी नहीं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों सही ऑप्शन है कि बच्चे चारों ही रिसोर्सेज से क्या कर सकते हैं, चारों सोर्स से अपने नॉलेज को या अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्शन कर सकते हैं, प्लांट के बारे में, लिविंग नॉन लिविंग के बारे में और वाटर साइकिल के बारे में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब बात करेंगे, ये तो जो मैंने कल आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए थे या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए थे उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस थे। अब बात करेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में कि ईवीएस पेडागोजी के कुछ आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, जिससे आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में फ़ायदा हो, जिससे आप ये एक बार वीडियो देखिए, रिवाइज करिए, उसके बाद से आप ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करिए। 100% गारंटी है कि आपकी कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। आप बस ध्यान से देखिए, और मुश्किल से मैंने कल 5-7 पॉइंट आपको बताए थे और आज भी वैसे ही 5-7 पॉइंट ही आज भी बताऊंगी, जिससे आपका 15 नंबर पेडागोजी का भी, ईवीएस पेडागोजी का भी एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं वो पॉइंट आपको नोट कर दे रही हूँ, आप उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने कहा कि ईवीएस के कुछ पॉइंट मैं आपको नोट कर दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप पहला पॉइंट देखिए, बच्चों को संवेदनशील बनाना। ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। आप बस ये 8-10 पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा। एक ये है ईवीएस पेडागोजी का लेक्चर, और एक मेरा लास्ट लेक्चर था जो पिछला लेक्चर है, आप उसको देख लीजिए। उसमें भी मैंने ऐसे ही कुछ पॉइंट बताए हुए हैं जिससे श्योर है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बच्चे को संवेदनशील बनाना, यानी बच्चे को संवेदनशील बनाना किसके प्रति, जेंडर के प्रति, यानी लिंग भेदभाव को समाप्त करना। उसको ऐसा ज्ञान दिया जाए कि वो ये समझ सके कि अगर लड़की है तो लड़की घर में क्यों रहेगी, या लड़का है तो वो बाहर जाएगा, यानी ये भेदभाव उसके अंदर ना हो, उसको समाप्त कर सके वो, तो उसके प्रति उसे जागरूक बनाना। ठीक है, कास्ट के प्रति, कल्चर के प्रति, रिलीजियस के प्रति, लैंग्वेज और जियोग्राफिकल लोकेशन के प्रति। यानी कहने का मतलब कि जब बच्चे को आप ईवीएस का ज्ञान दे रहे हैं या ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो आप उसको हर चीज़ों के प्रति संवेदनशील बनाइए, यानी जागरूक बनाइए, ताकि बच्चा समाज में बदलाव ला सके। और वो कल्चर, क्योंकि हर क्लास में अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं, अलग रिलीजियस को मानने वाले बच्चे होते हैं, पर हाँ ये नहीं कि आप उसको ये सिखाइए कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ तो तुम भी यही मानो, ऐसा आप उसे फोर्स नहीं करेंगे। आप एज ए टीचर उसको हर रिलीजियस के बारे में बताएंगे, हर कल्चर के बारे में बताएंगे कि यानी सब जगह की लैंग्वेज डिफरेंट है, सब जगह के रहन सहन, खान पीने का तरीका सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी क्या है, भारत विविधता में एकता का देश है, यानी उसे आप इस चीज़ का ज्ञान देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 का अपना एक विशेष रोल है, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपको एक क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से मिलेगा। एनसीएफ 2005 इसका मेन फोकस यही है कि ये रटने पर जोर नहीं देता। ठीक है, और ये कहता है कि जो आप क्लासरूम लर्निंग, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसको उस बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ करके बताइए, यानी कहानी किस्सों के माध्यम से आप उसको जोड़ करके बताइए। ये नहीं कि आप उसको अगर ऐड सिखा रहे हैं तो बस जो किताब में दिया है 2-4 प्लस बेटा बस 6 हो गया, आप ये नहीं सिखाइए। आप उसे बताइए कि अगर आपके पास 4 आम है, अगर आपकी मम्मी ने कल 4 आम लाए और फिर 2 आम आपको पापा ने भी ला करके दे दिए तो टोटल कितने हुए, ऐसे आप उसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ जोड़ करके आप बच्चे को बताइए। ठीक है, यही कहता है एनसीएफ 2005, यानी क्लासरूम लर्निंग को उसके वास्तविक जीवन या उसके रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़ाएं। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि इसको रटने पर जोर ना दिया जाए। जैसे आप उसको राइम गवाइए, यानी जो पोएम्स है आप उसको बच्चे से गवाइए, सस्वर वाचन जिसे कहते हैं ना, यानी तो आप उस बच्चे से कहिए कि आप उसको करो, लेकिन आप उसको रटने पर फोकस ना करिए। आप ये उसको ज़बरदस्ती फोर्स डाल के उसको रटा नहीं सकते कि नहीं तुम्हें ये चीज़ याद करनी है। ठीक, एनसीएफ 2005 बिल्कुल इसके खिलाफ है कि बच्चे को कोई भी चीज़ रटने पर जोर ना दिया जाए। ठीक है, तीसरा क्या कहता है पॉइंट, बच्चे को प्रेरित करें, सूचनाओं का संग्रह करना सीखें। ठीक है, यानी बच्चे को क्या आप एज अ टीचर आप उसे मोटिवेट करें कि वो क्या करे, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, यानी जितने भी उसके आसपास में इन्फॉर्मेशन है किसी से भी रिलेटेड, चाहे वाटर से रिलेटेड, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, सॉयल पॉल्यूशन से रिलेटेड या सॉयल से रिलेटेड, कुछ भी जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है या मौसम से संबंधित, तो उन सूचनाओं को वो कलेक्ट करना सीखे। इससे क्या होता है, उसका एक तो संज्ञानात्मक विकास होता है, उसकी बुद्धि डेवलप होती है। ठीक है,
और फिर वो उस सब्जेक्ट में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। ठीक, तो आप एज अ टीचर बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप जो भी आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर्स में या फिर आपके कम्युनिटी में जो भी इंफॉर्मेशन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको क्या करें, कलेक्ट करें। ठीक है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। चौथा पॉइंट कहता है कि बच्चों को कहानी सुनाएं। जैसे मैंने अभी कहा कि आप बच्चों को आम का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वैसे ही आप बच्चों को किसी भी, जैसे रियल जो हीरो है, कहने का मतलब जो फ्रीडम फाइटर थे या कुछ भी, किसी सुनीता विलियम्स हो गई, आपकी कर्णा मल्लेश्वरी, ये सब दिया हुआ है ईवीएस की बुक में, तो आप ऐसी स्टोरी बच्चों को सुनाएं ताकि बच्चे उससे क्या हो, मोटिवेट हो, समाज के प्रति जागरूक हो। ठीक है, इससे बच्चे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी लेकर के पढ़ते हैं। ठीक, अगर आप सिर्फ एज अ रोबोट की तरह, एज अ टीचर आप गए एक रोबोट की तरह खड़े हुए और जो जो बुक में लिखा है बस एक तरीके से पढ़ के चले आए, तो बच्चों का उस टॉपिक में इंटरेस्ट भी नहीं रहता और बच्चे पढ़ने में बिल्कुल मतलब उन्हें इंटरेस्ट नहीं लगता कि हाँ ये टीचर आए क्लास में, वो उस सब्जेक्ट में क्या करते हैं, बोरिंग फील करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप एज अ टीचर बच्चों को मोटिवेट करें, मोटिवेट के साथ साथ आप सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ाएं ताकि बच्चे उस टॉपिक से एकदम जुड़ जाएं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को क्या करें, आप ग्रुपिंग, ठीक है, यानी ग्रुप बनाएं और कहें कि भाई आज आपको शराब मुक्ति से संबंधित आपको एक पोस्टर बनाना है। ठीक है, चाहे जल संग्रह, जल बचाव से संबंधित आंदोलन चलाना है। जैसे आपने बच्चे से कहा कि आज शराब मुक्ति से संबंधित आपको पोस्टर बनाना है, तो 5 बच्चों का आपने ग्रुप बना दिया कि आप आज इससे संबंधित, ड्रग्स से संबंधित, अल्कोहल से संबंधित, नशा मुक्ति से संबंधित आप पोस्टर बनाएंगे। 5 बच्चों का आपने अलग ग्रुप बना दिया और कहा कि आप जल संग्रह से संबंधित एक अच्छा सा मॉडल तैयार करेंगे। ठीक है, कुछ और बच्चों का ग्रुपिंग बना दिया आपने और आपने कहा कि आप वायु प्रदूषण या वायु प्रदूषण से होने वाली हानियों से संबंधित पेंटिंग तैयार करें। ठीक, तो कहने का मतलब इस तरीके से आप करके बच्चों को ग्रुप में काम करना सिखाएंगे, काम मोटिवेट करेंगे। एक तो बच्चे उस टॉपिक के प्रति अवेयर भी होंगे, उनको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज मिलेगा और एक साथ में ग्रुपिंग में काम करने से एक दूसरे का हेल्प करने की भी भावना उनमें आएगी। ठीक है, सहयोग की भी भावना उनमें होगी। अगला क्या कहता है, बच्चों को खुद का आकलन करने का मौका दें। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि कोई सा भी डायग्राम आप बच्चे को ड्रॉ करवाइए। ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ईवीएस के या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप बच्चे को अवेयरनेस से ही संबंधित कोई भी टॉपिक आप दे दीजिए और उससे उस बच्चे को ड्रॉ कराइए, कोई भी पेंटिंग या पोस्टर। ठीक, तो जैसे वाटर साइकिल ही दे दिया आपने कि तुम वाटर साइकिल ड्रॉ करो। ठीक, फिर बच्चे को खुद को जज करने दीजिए, कहिए कि अब तुम खुद ही देखो कि उसमें तुमने कितना अच्छा बनाया है या कहाँ कमी है। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, पीयर असेसमेंट कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि बच्चा उसको खुद जज करेगा और देखेगा कि मेरे अंदर कहाँ कमी है या मैंने कहाँ सही किया है। तो आप एज अ टीचर उस बच्चे को खुद का आकलन करने का मौका दें। ठीक, अलग अलग लोगों का समाज में क्या रोल है वो भी आप बच्चों को सिखाएं। कहने का मतलब ये, जैसे कूड़े वाला आया तो सुबह वो कूड़ा लेकर के चला गया। ठीक, तो उसका एक अलग रोल है समाज में। सेम वैसे ही आप जूते बनवाने जा रहे हैं, चप्पल बनवाने जा रहे हैं, तो जो मोची है उसका भी एक अलग रोल है समाज में। आप बाल कटवाने जा रहे हैं नाई की दुकान में, तो जो बार्बर है उसका भी समाज में अलग रोल है। ठीक, तो बच्चे को इस समाज में आने वाले जो भी लोग हैं, जैसे आपकी तबीयत खराब हुई, आप डॉक्टर के पास गए। ठीक, तो डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, तो डॉक्टर का क्या रोल है। यानी कहने का मतलब समाज में जो जो भी लोग आते हैं उनका क्या क्या रोल है, आप इससे भी बच्चों को अवगत कराएं। बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं कि जैसे डॉक्टर का एक अलग रोल है, इंजीनियर का एक अलग रोल है, प्लम्बर का अलग रोल है, टीचर का एक अलग रोल है। ठीक, वैसे ही मोची और एक कूड़े वाले सबका समाज में अलग अलग रोल है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि बच्चे को प्राकृतिक चीज़ें देखने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी जो भी उसके आसपास की नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे पहाड़, पेड़, पत्ती, फूल, पशु, जानवर, पंछी, सब कुछ उसको देखने दें, खुद अवलोकन करने दें, उसको खुद का असेसमेंट करने दें, यानी खुद जज करने दें कि उसने क्या देखा, क्या डिफरेंस देखा। ठीक है, ताकि वो खुल के बात कर सके उस टॉपिक पे। जैसे फूल, पंछी, जानवर आदि उसको देखने दें। ठीक, उसको खुद प्रकृति चीज़ें देखेगा तो वो जानेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। जैसे आप फ्लावर देखने को है तो वो जानेगा कि पत्तियों में इतने उसके पेटल्स हैं, इतने सेपल्स हैं। ठीक है, या सनफ्लावर येलो कलर का है तो रोज़ रेड कलर का है, मैरीगोल्ड येलो है। ठीक, यानी वो कलर जानेगा। ठीक, और सेम वैसे उसके पेटल्स जानेगा कि सॉरी, रोज़ में बहुत सारे पेटल्स हैं। ठीक है, सनफ्लावर्स में बहुत सारे हैं।
तो कहने का मतलब ये कि बच्चा खुद जब वो चीज़ें ऑब्जर्व करेगा तो वो चीज़ जल्दी से सीख पाएगा। अगला हम बात करेंगे 5E, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। 5E का मतलब जान जाइए। पहला है E का मतलब इंगेज, दूसरे E का मतलब एक्सप्लोर, तीसरे का मतलब एक्सप्लेन, चौथे का मतलब इलेबोरेट, पांचवे का मतलब इवेल्युएट। ठीक है, पहला इंगेज का मतलब समझ जाइए। E का मतलब इंगेज, ठीक है, यानी बच्चे को अगर आप वाटर पढ़ा रहे हैं टॉपिक, मान लीजिए चैप्टर का नाम भोजन है समझ लीजिए, तो अगर आप बच्चे को भोजन पढ़ा रहे हैं तो उससे देखे होंगे कि पहले कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं कि आज आपने क्या खाया, या खाने में आप क्या क्या खाए हैं, आज आप टिफिन में क्या लाए। ऐसे करके आप बच्चे को के जो पूर्व ज्ञान है यानी उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आप उस चैप्टर के साथ अटैच करें, जिससे बच्चा इंगेज हो जाए। ठीक, इंगेज का मतलब यही हुआ कि बच्चे का जो आज आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ देना। मैंने कहा ना कि आप भोजन पढ़ा रहे हैं या जल पढ़ा रहे हैं तो आप उसको उस टॉपिक से जोड़ दीजिए कि आज आप टिफिन में क्या लाए, तो बच्चे सब अपना अपना टॉप बताएंगे कि आज मैं ब्रेड खा के आया या आज मैं ये लेकर के आया। ठीक, तो बच्चे को इंगेज कर दीजिए। दूसरा चीज़ है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब सर्च करना, शॉर्ट फॉर्म में जान जाइए। सर्च करने का मतलब बच्चे को आप नॉलेज को ढूंढने दीजिए कि आज उसके घर में ये सब्जी बनी थी तो कल वो वाली बनी थी। ठीक, यानी उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, उससे अपने आप से चिंतन करने दीजिए, सर्च करने दीजिए। तो ये हुआ एक्सप्लोर। एक्सप्लेन, अब उस फूड वाले टॉपिक में जो जो पॉइंट यानी जो सिंबल्स हैं, जो पैटर्न है, आप उसको उस बच्चे के नॉलेज के साथ जोड़ करके एक्सप्लेन कीजिए। जैसे बच्चे ने बताया कि आज मैं चावल दाल खाया, तो आप बताइए कि जो राइस है वो कहाँ से आता है, यानी और उसको कैसे कुक किया जाता है, वो आपके स्टमक में कब डाइजेस्ट होता है, कैसे होता है। ठीक, तो वो चीज़ें जो मतलब फूड से संबंधित जो टॉपिक है, जो पैटर्न है, जो डिफिनीशन वाली चीज़ें हैं, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, ये हुआ एक्सप्लेन। चौथा पॉइंट कहता है इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब कि आप अब उसको व्यापक रूप में बताएंगे। ठीक, यानी फूड वाले चैप्टर को दूसरे टॉपिक से जोड़ करके आप कैसे पढ़ा सकते हैं, उसका मतलब हुआ इलेबोरेट, यानी उसको विस्तृत रूप में व्याख्या करना। ठीक, पांचवा कहता है इवेल्युएट। ये क्या होता है, जजमेंट यानी आकलन, इवेल्युएशन करना। आपने सारी चीज़ें पढ़ा दी, बच्चे ने बताया कि ये खाया, ये बना, ठीक है, कैसे बना, उसके जो डिफिनीशन वाली चीज़ें थी, जो मेन टॉपिक थे, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर बच्चे को इलेबोरेट किया यानी व्यापक रूप से उस चैप्टर को पढ़ाया। उसके बाद इवेल्युएट करें कि बच्चे ने कितना सीखा और कहाँ तक सीखा, उसको खुद का आकलन करने दें कि अगर आपने पढ़ाया है जो टॉपिक तो उसको पता चले कि ये कार्बोहाइड्रेट आलू से मिलता है और हमें राइस से मिलता है, तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है, दालों से, सोयाबीन से मिलती है। ठीक है, हरी सब्जियों से हमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो ये चीज़ें आप बच्चे को सीखने दें, उसे इवेल्युएट करने दें, खुद से इवेल्युएट करने दें और आप खुद भी उसका इवेल्युएशन करें। यही कहता है आपका 5E मॉडल। ठीक है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेल्युएट। ये था आपका 5E। अगर आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर आगे हम एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, पहला देखिए, ताकि पता है क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि हमें जहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चंस मतलब एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमारी जो भी गलतियाँ होती हैं वो क्वेश्चंस में ही गलती हो जाए, मतलब घर पे प्रैक्टिस में ही गलती हो जाए, वही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो जो आप पढ़े हैं यानी जो टॉपिक पढ़े हैं आप उसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और कहीं पे भी एग्ज़ाम में गलती होने की संभावना 0 मात्रा रह जाती है। ठीक है, पहला देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में। ठीक, इसमें से सही विकल्प चुनिए। पहला क्या कह रहा है, परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। अभी एनसीएफ 2005 मैंने आपको पढ़ाया कि वो क्या कहता है कि रटने पर बच्चे को बल न दिया जाए, वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए। ठीक, यानी परिभाषा और व्याख्यान से दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है कि भाई बच्चे को प्रश्न करने दें और उसको खुद से खोजने का मौका दें। ठीक, बच्चों को केवल लिखित जानकारी ही दी जानी चाहिए, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। बच्चे को केवल अगर रिटेन देंगे, आप उसको कुछ ओरल बताएंगे ही नहीं, आप उसको कुछ एक्सप्लेन करेंगे नहीं, तो वो बोरिंग हो गया, वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, वो पढ़ना जाना चाहेगा ही नहीं बच्चा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इसमें से सही चुनना है।
तो भाई ये सही बात है, रट कर सीखने को हतोत्साहित करिए, आप उसको हटाइए। परिभाषाओं और व्याख्यान को दूर रखा जाना चाहिए। परिभाषाओं को भी भाई बच्चों को आप डायरेक्ट केवल डिफिनीशन बताएंगे तो भी गलत है, ठीक। और बच्चों को खुद प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों की तीनों चीज़ें सही है। ये लिखित जानकारी केवल मात्र जहाँ पे भी आपको वर्ड दिख जाए तो वो समझिए वो निगेटिव टैग वर्ड है NCERT का यानी सीटेट का, ठीक है। तो सही विकल्प चुनना है, तो आपका पहला भी सही है, ठीक, दूसरा भी सही कह रहा है और तीसरा भी सही कह रहा है कि तो पहला, दूसरा और तीसरा यानी ऑप्शन नंबर पूरा आपका करेक्ट हो गया, ठीक। यानी बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ये केवल बात गलत है। लिखित के साथ साथ आप उसको मौखिक भी जानकारी देंगे, आप उसको खोजने का भी मौका देंगे, ठीक है। NCERT 2005 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। अभी मैंने कहा कि आप बच्चे को कहानियाँ सुनाइए। वैसे तो EVS की बुक में बहुत सारी कहानियाँ दी हुई हैं, 4th 5th में गढ़ा मल्लेश्वरी की दी है, सुनीता विलियम्स की दी हुई है, ठीक है, और आपकी फौजी वहीदा की दी हुई है। तो आप ऐसे ऐसे स्टोरियाँ सुनाइए बच्चों को, एज अ टीचर आप बच्चे को मोटिवेट करिए, ठीक। तो यानी प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? क्या कह रहा है? सबसे कम इम्पोर्टेंस कौन सा है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे कम पूछ रहा है। पहला कह रहा है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। ये तो भाई जाहिर सी बात है कि जो कहानी आप सुनाएंगे उसमें उसका एक्सपीरियंस शामिल होगा। जैसे मैंने कहा कि आप कड़म मल्लेश्वरी की कहानी सुना रहे हैं तो उनका पूरा एक्सपीरियंस है कि वो यहाँ से हैं, वो 12 वर्ष की ही उम्र में वेट उठाती थी, 130 किलोग्राम वजन उठाती थी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनका एक्सपीरियंस है, 12 वर्ष की उम्र से वो मतलब वेट उठाने का काम कर रही थी, ठीक। तो ये तो एकदम करेक्ट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा कहता है कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, यानी क्लास में डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करती हैं। तीसरा कह रहा है कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। ये तो ऑब्वियसली सही है, क्योंकि आप एक गेम से रिलेटेड कर्णम मल्लेश्वरी की कहानी सुना रहे हैं तो सुनीता विलियम्स की कहानी सुना रहे हैं अंतरिक्ष से संबंधित, यानी वो साइंस फील्ड से संबंधित है तो वो आपका गेम से संबंधित है, ठीक। तो यानी बच्चों को आप क्या सुना रहे हैं, कहानियाँ अनेक विषय वस्तु को छूती हैं, ये भी करेक्ट है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के संबंध में जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, ठीक। क्या कह रहा है कि जो स्टोरी आप सुना रहे हैं वो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं के संबंध में जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। यानी कहने का मतलब आप पेड़ पौधों की जानकारी दे रहे हैं तो आप बच्चे के आसपास उसके गेम के ग्राउंड में या फिर उसके स्कूल के ग्राउंड में जो भी पेड़ पौधे उससे संबंधित यानी उससे जोड़ करके आप जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। तो कहने का मतलब पूछ रहा है सबसे कम उपयुक्त क्या कारण है, तो सबसे कम क्या होगा, कक्षा में डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करना। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूछ रहा है सबसे कम उपयुक्त क्या है, तो सारे विषय वस्तु से भी रिलेटेड होंगी, कहानियाँ में व्यक्तियों के एक्सपीरियंस भी शामिल होंगे, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने में भी सही है, ठीक है। कहने का मतलब बच्चों को आप ग्रुपिंग में काम करना सिखाइए, बच्चों में एकजुटता की भावना आएगी, सहयोग की भावना आएगी, ठीक है। अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म के जो बच्चे क्लास में होते हैं जब एक साथ ग्रुप में काम करेंगे तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा और वो सबके धर्म को सबको सम्मान दे पाएंगे, हर चीज़ों को जान पाएंगे। तो ये था आज का EVS पेडागोजी का लास्ट लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम संस्कृत पेडागोजी स्टार्ट करेंगे या संस्कृत का कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।